नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर अगर एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कुछ सिम्टम्स पूछते हैं, उसको क्या तकलीफ है ये पूछते हैं और उसके अनुसार पेशेंट जवाब देता है और उस बेसिस पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन हैरानी उस वक्त हो जाती है जब एक छोटा नन्हा बच्चा, जिसको शिशु या नवजात शिशु कहते हैं, ये बच्चे के बारे में न उसको बोलना आता, न सुनने आता, न समझ में आता है। और डॉक्टर के पास जब ये बच्चे पेरेंट्स लेके पहुँचते हैं तो डॉक्टर के लिए बड़ा चैलेंजिंग रोल हो जाता है कि उस बच्चे की क्या तकलीफ है पहले पहचानना, डायग्नोस करना और फिर उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना। तो ऐसे ही एक डॉक्टर आज हमारे बीच है, डॉक्टर प्रवीण खापेकर, जो आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट के डायरेक्टर सर्वा है। 2002 में इन्होंने हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश किया था और आज देखते देखते 20 सालों में ये बहुत फेमस हॉस्पिटल बन चुका है इन सेंट्रल इंडिया। इसकी खासियत यह है कि डॉक्टर साहब किफायती दरों में इन बच्चों का इलाज करते हैं और नॉट ओनली दैट, रिजल्ट्स अभी हम उसके बारे में जानेंगे सुनेंगे। लेकिन साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर प्रवीण खापेकर सर जो है इस हॉस्पिटल के सर्वा है, उन्होंने 2 प्रोजेक्ट चला के रखा है। एक फर्स्ट डॉक्टर खापेकर फर्स्ट 1000 डेज ऑफ चाइल्ड केयर ऑफ कोर्स, एंड सेकेंड इज नो प्रीमेच्योर बेबी। मतलब ये चाहते कि प्रीमेच्योर बेबी पैदा ना हो, नॉर्मल टाइम पे ड्यू कोर्स में बच्चा है। कैसे पॉसिबल है इनके बारे में जानेंगे और आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल क्या क्या सेवाएं दे रहा है इसके बारे में बात करेंगे। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार सर। मैं जानना चाहता आपसे कि जैसे पिछले 20 साल से आप इस प्रोफेशन में हो, कौन सा एक जनरल ऐसे नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो कितने किड्स को आपने क्योर किया होगा अभी तक, और 20 साल में क्या क्या डेवलपमेंट्स किया आपने, और आपका सबसे हाईएस्ट रिवॉर्डिंग केस कौन सा रहा? हमने 2002 में एक आस्था चिल्ड्रन अस्पताल से बहुत ही छोटे स्तर से शुरुआत की थी और उस समय हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, नवजात शिशु, गंभीर नवजात शिशु, कम वजन के शिशु, जो समय से पहले पैदा हुए शिशु, उनका इलाज उचित दरों पर करना और उनको एक नई ज़िंदगी देना। शुरुआत में हम 2002 में शुरुआत की थी, तब हमारी अप्रोच बिल्कुल अलग थी। हम बहुत ही एग्रेसिवनेस, इन्वेसिवनेस बहुत ज़्यादा था हमारे इसमें अप्रोच में। फिर हमने धीरे धीरे अपनी अप्रोच को चेंज किया। 2007 से 2008 के बाद में फिर अपने अप्रोच को हमने सिंपल बनाया, सिंपल, और लगातार हमारा इस क्षेत्र में यही प्रयास रहा, क्योंकि हम हमेशा नवजात शिशु के लिए काम कर रहे हैं, गंभीर नवजात शिशु के लिए। तो लगातार हमारा यही प्रयास रहा कि हम अपने सर्विसेज को कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बना सकें, जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास पर्सन भी अफोर्ड कर सकता है, पेरेंट्स फ्रेंडली बना सकें। और हमारा इस तरफ ज़्यादा ध्यान रहा कि हम कैसे कैसे जल्दी से जल्दी नवजात शिशु को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने लगातार काम किया। मतलब हमारा ये था कि क्वालिटी सर्विसेज, कॉस्ट इफेक्टिव क्वालिटी सर्विसेज पेशेंट को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे पेरेंट्स फ्रेंडली बना सकते हैं। इसके ऊपर हमारा लगातार प्रयास किया रहा और इसके हिसाब से हमने डेवलपमेंट करते रहे, नई नई चीज़ें लाते रहे इसमें। 2007-2008 में हमने सर्विसेज फिर को चेंज किया, बिल्कुल सिंपल नॉन इन्वेसिव अप्रोच हमने रखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि 2012-13 के बाद 5 साल के बाद फिर हमने एक एडिशनल सर्विस इंक्लूड की। उसमें हमने ये एडिशनल सर्विसेज इंक्लूड की कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जो कि मदर को प्रेगनेंसी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, उसे बच्चे और मदर की जान को खतरा है या शिशु समय से पहले पैदा होने वाला है, तो एक ऐसी सर्विसेज भी डेवलप की कि यहाँ पर एक ही अस्पताल के नीचे मदर को भी ट्रीटमेंट मिल जाए और बेबी को भी ट्रीटमेंट मिल जाए। उससे हम बेबी को और भी सिंपल तरीके से बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि अगर बेबी वहीं पर डिलीवर्ड होता है तो शिशु को तुरंत एनआईसीयू में केयर मिल जाती है, माँ का दूध अवेलेबल होता है, शिशु बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और बहुत जल्दी पैदा हो जाने के बाद बच्चे जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये फिर हमने 2012-13 में सर्विस इंट्रोड्यूस की। 2012-13 के बाद हमें एहसास हुआ, जब काफ़ी सारे जो बच्चे हमारे यहाँ से छुट्टी होके जाते थे, प्रीमेच्योर बच्चे या कम वजन के शिशु, जब हमने उनके हेल्थ को देखा तो उसमें बहुत सारी समस्याएं रहती थी। उनका जो है फिजिकल और ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं हो पाता था और काफ़ी सारे जो मरीज बाहर से भी हमारे पास आते थे। तो हमने देखा कि इनके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है भविष्य में। तो फिर हमने 2015-16 में कुछ रिसर्च किया और फिर हमने 2018 में फिर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जो आपने अभी बताया। तो आस्था चिल्ड्रन अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है, यहाँ पर गंभीर नवजात शिशु या कम वजन के शिशु या बच्चों का तो इलाज होता है, लेकिन साथ हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि हम जिससे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब शिशु पूरे समय पैदा हो, जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं, नहीं, मतलब एक प्रिवेंशन रोल नहीं, मतलब मदर फादर को ऐसे बच्चे ना हो जिनको कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, प्रीमेच्योर नहीं हो, शिशु समय से बिल्कुल पैदा हो, पैदा होने के बाद उससे कोई तकलीफ नहीं हो और आगे उसका फिजिकल और ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छे से हो, जिससे भविष्य में उसे तकलीफ ना हो। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया डॉक्टर खापेकर फर्स्ट 1000 डे मिशंस। तो 2018 से हमने फिर इसकी शुरुआत की। तो इस तरीके से पिछले 20 सालों में हमने ये डेवलपमेंट हुए। और अगर देखा जाए तो हमने पिछले 20 सालों में 20,000 से अधिक नवजात शिशु, कम वजन के शिशुओं का इलाज किया है। और साथ में हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था, हमने एक 26 हफ्ते में जन्मे 490 ग्राम के शिशु को जो है
नई जिंदगी। 490 ग्राम। हाँ 490, उस अभी सबसे छोटा जो विदर्भ का सबसे छोटा रिकॉर्ड है, और वो बच्चा बिल्कुल आज नॉर्मल है, और यूट्यूब में भी इसके पूरे वीडियोज़ है, आप देख सकते हैं बच्चा बिल्कुल खेलते हुए। तो हमने वो बच्चा जो है सेव किया था, हमने 1 किलो के नीचे करीबन 1000 से नीचे बच्चे को सेव किया है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट वो था जो 26 हफ्ते 490 ग्राम का शिशु सेव किया था। तो इस तरीके से हमने जो है अपनी सर्विसेज को डेवलप किया है, और आज के डेट में आस्था जनरल हॉस्पिटल जो है वहाँ पर जो है नवजात शिशु गंभीर बच्चों का इलाज होता है, साथ में बच्चों के सभी प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, और साथ में हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक यूनिट है। ये सब सर्विसेज हम उसको प्रोवाइड करते हैं, और हम चाहते हैं कि आगे और भी विकास हो इसका। सर आपने कहा कि एक छत के नीचे सारी फैसिलिटीज़ है, मतलब उसमें आईसीयू, एनआईसीयू है, मैटरनिटी फैसिलिटीज़ है, हाँ। और भी बहुत कुछ टेस्ट वगैरह होने के लिए फैसिलिटीज़ है। या तो इसमें एक पॉइंट याद आता है कि एनआईसीयू आपने कहा, हाँ। तो एनआईसीयू आईसीयू से कैसे डिफरेंट हो सकता है, और इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं? नवजात शिशु गहन कक्ष जो है एक हॉस्पिटल का स्पेशलाइज एरिया होता है, जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, जहाँ पर जो है एडवांस टेक्नोलॉजी पूरी काम करती है। बच्चों के जो है शिशु के लिए जो ये एनआईसीयू जो है माँ के गर्भाशय जैसा ही होता है, मतलब शिशु को जैसा माँ के गर्भाशय में ट्रीटमेंट मिलता है, वैसे ही एनआईसीयू में ट्रीटमेंट मिलता है। तो उसमें बच्चों के जो है मॉनिटरिंग सब, बच्चों के शिशु के जो है मॉनिटरिंग के लिए सब इंस्ट्रूमेंट, एज वेल उसके ट्रीटमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो सब उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे जो होता है वार्मर केयर हो गया, वेंटिलेटर हो गया, फोटोथेरेपी हो गया, इन्फ्यूजन पंप हो गया। तो बच्चे को यहाँ पर वो और यहाँ पर जो है नवजात शिशु विशेषज्ञ, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ और रेसिडेंट डॉक्टर लगातार जो है शिशु के ऊपर काम करते रहते हैं, 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग होती रहती है। बच्चे को जो इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, अगर ब्रीदिंग सर्विसेज है तो ब्रीदिंग के लिए वेंटिलेटर दिया जाता है, या फिर जो है उसको उसकी मॉनिटरिंग बराबर कर दी जाती है कि शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल बराबर चल रहा है, उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहती है। साथ में अगर हम उसको न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे को दूध नहीं पिला पाते, तो उनको इंट्रावेनस न्यूट्रिशन दिया जाता है। साथ में उसको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को पूरा प्रिकॉशन लेके काम किया जाता है कि शिशु को कोई इन्फेक्शन ना हो। तो इस तरीके से उसकी पूरी मॉनिटरिंग और उसको जो सर्विस लगती है वो प्रोवाइड करते हैं जी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नवजात शिशु गहन कक्ष सबका अपना अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। तो उस अप्रोच से जो है हमारी एक अलग अप्रोच होती है, इससे हम उसको शिशु का इलाज करते हैं जी। तो ये नवजात शिशु गहन कक्ष इस तरीके। बाकी जो एनआईसीयूज है हॉस्पिटल, आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो एनआईसीयू, क्या अंतर पाते हो आप, और उसका अप्रोच क्या रहता है आपका, बच्चे को ट्रीट कैसे करते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी ये सोचते हैं कि नवजात शिशु गहन कक्ष में बच्चे को जो है मशीनों के अंदर रखा जाता है, उनको ये सब मशीनों का उपयोग किया जाता है और कुछ दिन के बाद में बच्चा ठीक हो जाता है। ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। आपके शिशु को जो है एनआईसीयू के अंदर कैसी सर्विसेज दी जा रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे उसका स्टाफ काम कर रहा है, कैसी सर्विसेज दी जा रही है, कितने साल का अनुभव है। हर एनआईसीयू का एक अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। हमारा जो हमने प्रोटोकॉल बना कर रखा बिल्कुल सिंपल तरीके से बना। हमारी जो टेक्निक है उसके अंदर बिल्कुल हमारा एनआईसीयू का ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है। दूसरा हमारी अप्रोच है जो नॉन इन्वेसिव। हम लोग बहुत कम इंटरवेंशन करते हैं और सोचते हैं कि शिशु की प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, क्या बॉडी के अंदर कोई प्रोसीजर एंट्री करते हैं, जैसे आप सेंट्रल लाइन डालते हैं या डालते हैं तो उसको बोलते हैं हम इंटरवेंशन। तो जो है इंटरवेंशन भी हम लोग कम करते हैं। तीसरी हमारी जो अप्रोच है एग्रेसिव न्यूट्रिशन है। मतलब हम बहुत जल्दी शिशु को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जल्दी जल्दी फीडिंग करते हैं। जो शिशु बहुत जल्दी फीडिंग में पहुंच जाता है उसका वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। तीसरा हमारी सर्विसेज पेरेंट्स फ्रेंडली है। मतलब हम जैसे ही एनआईसीयू में बच्चे की कंडीशन स्टेबल हो जाती है, पेरेंट्स को जो है, मदर को जो है ट्रीटमेंट पार्ट के लिए हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। चौथा जो है हमारी सर्विसेज कास्ट इफेक्टिव है। कास्ट इफेक्टिव मतलब अगर हम शिशु को सिंपल प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉन इन्वेसिव है, बहुत कम मेडिकेशन का यूज़ कर रहे हैं, बच्चे को अगर जल्दी न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो उससे क्या होता है, बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और ड्यूरेशन ऑफ एनआईसीयू भी स्टे कम हो जाता है। उसको लगने वाली मेडिसिन कम हो जाती है, एनआईसीयू का ड्यूरेशन कम हो जाता है। सिंपल अप्रोच है तो इसमें क्या होता है, पेशेंट का ड्यूरेशन भी कम है तो ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा जी। तो ये हमारी अप्रोच है, सिंपल, नॉन इन्वेसिव, एग्रेसिव न्यूट्रिशन पॉलिटी, पेरेंट्स फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। या ये हमने इतने 20 सालों में इतना डेवलप किया है धीरे धीरे कि, और हमारा हमेशा प्रयास है कितने सिंपल तरीके से हम जो है शिशु को ट्रीट कर सकते हैं और कितने जल्दी शिशु को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं एनआईसीयू से। हमारा हमेशा इस पर कॉन्सेंट्रेशन रहा है। सर अभी आपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात की, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं इस शो को तो ज़रूर जानना चाहेंगे कि कॉस्ट पर डे कितना पड़ जाता है, बिकॉज मिडिल क्लास पेरेंट्स जो है वो शायद इसको देखे अवॉइड करे, तो हाउ कैन दे बी अप्रोच्ड? या मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर कर देता हूँ कि जो एनआईसीयू की जो बेसिक कॉस्ट होती है, बेसिक कॉस्ट के अंदर जो बेसिक होता है वो आईसीयू कॉस्ट रहती है, डॉक्टर कॉस्ट रहती है, नर्सिंग कॉस्ट रहती है, प्लस जो इंस्ट्रूमेंट रहता है।
लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स इसको पर डे कॉस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि इतना इसका पर डे इतना लग रहा है। डेफिनेटली जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल में एनआईसीयू की कॉस्ट आज के दिन में बहुत ज़्यादा है, जो इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एनआईसीयू की कॉस्ट कैसे बढ़ती है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। आपके शिशु का एनआईसीयू में कैसे इलाज हुआ है, किस अप्रोच से इलाज हुआ, कितनी जल्दी उसकी आपकी प्रॉब्लम को ठीक किया गया और कितने जल्दी न्यूट्रिशन दिया गया, उसके ऊपर की आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर एक शिशु है, उसको जल्दी 7 साढ़े 7 महीने में पैदा हो गया है और शिशु को सांस में तकलीफ है, ठीक है, अगर वो सांस लेने की तकलीफ नॉर्मली 2-3-4 दिन में ठीक हो जाती है तो क्या होगा, शिशु का उसका वेंटिलेटर में 3-4 दिन तक रहेगा, वहाँ पर कॉस्ट उसकी रिस्ट्रिक्ट हो गई। लेकिन अगर उस शिशु को ठीक होने में वैसे 10 से 15 दिन उसको वेंटिलेटर पर है तो उसकी कॉस्ट फिर से वैसी बढ़ गई। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप शिशु को जो है लंबे समय तक न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे, अगर शिशु को आप जल्दी न्यूट्रिशन दे देते हैं, 1-1.5 किलो का बच्चा है, उसको 10 दिन बच्चा पूरा फीडिंग में लग गया, तो क्या होगा, फीडिंग में बच्चा आ गया, पूरे न्यूट्रिशन में आ गया, बच्चे को पूरा मिल्क मिल रहा है, तो उसको लगने वाली मेडिसिन कम हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर वही बच्चे को आप लंबे समय तक उसको फीडिंग नहीं दे पा रहे, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, शिशु का वेट गेन नहीं हो पा रहा है, तो फिर से क्या हो गया, उसका ड्यूरेशन बढ़ते चले जा रहा है, फिर से उसकी कॉस्ट बढ़ गई। दूसरा, काफ़ी बार ऐसा होता है कि शिशु 10-12 दिन 15 दिन तक ठीक है, सडनली कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, बीच में शिशु को इन्फेक्शन हो गया, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, पेट में सूजन आ गई या और कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो फिर क्या हो गया, फिर से उसका ड्यूरेशन बढ़ गया, फिर से उसकी कॉस्ट बढ़ गई। फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि शिशु काफ़ी लंबे समय तक जो अस्पताल में भर्ती है, उसका वेट गेन ही नहीं हो रहा है, हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो कॉस्ट क्या डिपेंड करती है कि आप कैसे उसको बच्चे को ट्रीटमेंट दे रहे, उसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड है। कि सपोज एक बच्चा है, 1 किलो 700-800 ग्राम का बच्चा है, वो ठीक हो जाना चाहिए 10 से 15 दिन में, लेकिन उसको ठीक होने में 20 दिन लग गए, 25 दिन लग गए, उसको मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो कॉस्ट आपकी कितनी ज़्यादा बढ़ गई, 3 to 4 टाइम्स कॉस्ट बढ़ गई। तो एनआईसीयू कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके शिशु का एनआईसीयू में कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम को कितने जल्दी ठीक किया गया, कितने जल्दी न्यूट्रिशन दिया गया और कितने जल्दी एनआईसीयू से डिस्चार्ज हो गया। अगर उसका ड्यूरेशन कम हुआ, अगर उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए, उसकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो गई, तो कॉस्ट आपकी बहुत ही कम हो जाती है। जी सर, आमतौर पर हम कहते हैं कि इंसान का जो जेस्टेशन पीरियड रहता है डिलीवरी का बेबी, वो करीब 9 एंड ऑड मंथ्स रहता है। लेकिन कभी कभी आपने जैसे कहा 7 साढ़े 7 महीने में बच्चा पैदा हो गया, तो एग्जैक्टली आप प्रीमेच्योर बेबी किसको बोलेंगे, नंबर 1। और इनको प्रीमेच्योर बेबी के केसेस आजकल ऑन द राइज है, ज़्यादा बढ़ते जा रहे, तो क्या वजह हो सकती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा और कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? हाँ, इसमें जो आपने पूछा कि नॉर्मल जो प्रेगनेंसी 40 to 42 हफ्ते की होती है, जो शिशु 37 हफ्ते के पहले पैदा होता है उसे कहते हैं हम लोग प्रीमेच्योर शिशु। उसे भी 3 भागों में बांट दिया गया है। जो शिशु 34 to 37 वीक के बीच में पैदा होते हैं उसे कहते हैं हम लोग लेट प्रीमेच्योर बेबी। जो बेबी 28 to 32 के बीच में रहते हैं उसे मॉडरेट प्री टर्म कहते हैं। और जो बच्चे 24 to 28 वीक के बच्चे होते हैं उसे एस्टिमली प्रीमेच्योर बेबी रहते हैं। जो एस्टिमली प्रीमेच्योर बेबी रहते हैं उनके ऑर्गन बहुत ही अविकसित रहते हैं, उनके अंगों की कार्यप्रणाली बहुत ही कमज़ोर रहती है। ऐसे बच्चों का सर्वाइवल भी कम रहता है और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होते हैं। आज इंडिया में तकरीबन 2.6 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं, उसमें से 15 से 20% बच्चे अर्थात 30 से 35 लाख बच्चे जो है समय से पहले पैदा हो जाते हैं और ये इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इसके रीज़न जो मेन रीज़न है, बहुत ही एडवांस एज में प्रेगनेंसी होने लगी। बहुत से लोग क्या जो मैरिज जो 30-32 के बाद होने लगी, काफ़ी जो एडवांस एज में प्रेगनेंसी तो उसमें प्रीमैच्योरिटी बढ़ जाती है, लेट मैरिज। दूसरा, काफ़ी सारी प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के द्वारा होने लगी है। काफ़ी सारी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट द्वारा ट्विन प्रेगनेंसी में बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं। उसके बाद काफ़ी बार जो है प्रेगनेंसी के जो आजकल ये भी देखने हैं, मदर में मेटरनल ओबेसिटी बहुत हाई राइज में है। तो अगर मदर काफ़ी ओपेज है, अगर मदर का BMI नॉर्मल BMI रहता है 18 से 25, अगर BMI बहुत ही कम है, मदर बहुत कमज़ोर है, वेट 45 के नीचे है, BMI 18 के नीचे है, या मदर का वेट 25 के ऊपर ओवर वेट है या फिर 30 के ऊपर ओबेस है, तो ऐसे कंडीशन में भी प्रीमैच्योरिटी बढ़ जाती है। या पहले प्रेगनेंसी में प्रीमैच्योरिटी हुई या कोई अबॉर्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी प्रीमैच्योर होने के चांसेस फिर ज़्यादा रहते हैं। या फिर देखना है 2 प्रेगनेंसी के बीच का इंटरवल जो है 2 साल से कम है या इंटरवल बहुत ज़्यादा है, 5 से 6 साल के ऊपर इंटरवल, पहला बच्चा आपका 22 से पैदा कर रहे हैं, आइदर केसेस, और दूसरा बच्चा आप 30 के बाद कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रीमैच्योरिटी बढ़ती है। फिर उसके बाद आजकल सबसे जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं, क्योंकि हमारी जो है एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इसमें जो एनवायरमेंटल अपनी लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशन ये प्रॉपर ना हो जाने की वजह से जो है काफ़ी बार जो है प्रेगनेंसी के समय जो है बहुत सी मदर का जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। छोटे महीने से ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है। उससे क्या होता है, बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता, उसकी ग्रोथ बराबर नहीं होती, पानी कम होना चालू हो जाता है। उसकी वजह से काफ़ी बार हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि बच्चे ग्रोथ नहीं तो जल्दी डिलीवरी करनी पड़ती है।
या ये भी देखने में काफ़ी मतलब पानी का लेवल लगातार कम होते जाता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, इसे हम कालिको हाइड्रोमिनास कहते हैं। इस कंडीशन में प्रीमैच्योर करना पड़ता है। उसके बाद जो है कभी कभी ट्विंस डिलीवरी होती है, फिर सडनली कभी पानी की झिल्ली फट जाती है, अचानक दर्द उठ जाता है। तो ये सब जो कॉमन कारण है जिसकी वजह से प्रीमैच्योर हो जाते हैं। कभी कभी यूटेरस का साइज स्मॉल है, या यूटेरस में जो है सेप्टम है, ये है डिविशन है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है प्रेगनेंसी जल्दी हो जाती है। तो ये सब स्ट्रेस could be one of the factors. स्ट्रेस इज मेंटल स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब काफ़ी मेंटल स्टेशन में डिप्रेस में है, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी के हार्मोन्स काम नहीं करते, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, और उस कंडीशन में भी प्रीमैच्योरिटी होती है। लाइफ स्टाइल में स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टोबैको है, तो ये सब कंडीशन की वजह से भी जो है प्रीमैच्योरिटी होती है। जी, तो माताएं जरा सावधान हो जाए इस बात को लेकर। डॉक्टर साहब ने एक बहुत सीरियस लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। एक और पॉइंट पे क्या मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको पहली प्रेगनेंसी के समय प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई है तो आप बिना सोचे समझे दूसरी डिलीवरी बिल्कुल मत करिए। पहले अपनी मदर की हेल्थ को पूरा एसेस करिए, पूरा प्रिकॉशन लिए, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करिए, और फिर उसके बाद कोशिश करिए नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, तो फिर से आपको प्रीमैच्योर होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। सर, प्रीमैच्योर बच्चा जब पैदा होता है तो हाई रिस्क रहता है डेथ की, और अगर बच गया, अगर सर्वाइव कर गया बच्चा आपके जैसे डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के कारण, तो क्या उसके मेंटल और फिजिकल ग्रोथ पर कितना फ़र्क पड़ता है, डेवलपमेंट पर कितना फ़र्क पड़ता है? ये भी एक आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये डिपेंड करता है कि आज जो है पूरे वर्ल्ड में नवजात शिशु की मृत्यु का सबसे जो बड़ा कारण है शिशु का प्रीमैच्योर पैदा होना। तकरीबन हमारे जो 30 से 35 लाख जो बच्चे प्रीमैच्योर पैदा, उसमें से 2 से 3 लाख बच्चे जो है पहले महीने के अंदर ही मर जाते हैं। तो प्रीमैच्योर होने का सबसे जो है मतलब कि मरने जान जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरा जो है इनमें मॉर्टिलिटी, अगर शिशु बच भी जाते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके कहते हैं मॉर्बिडिटी अर्थात मानसिक विकलांगता है, इनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। अगर उसमें हम देखिए कि क्या क्या मानसिक विकलांगता आती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शिशु जितना जल्दी पैदा होता है उसमें उतने ही जो है जान जाने की संभावना ज़्यादा रहती है और ज़्यादा मानसिक विकलांगता होती है। तो मैच्योरिटी के हिसाब से अगर शिशु मान लो 26 हफ्ते पैदा हुआ तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जितनी कम मैच्योरिटी रहेगी, जितने जल्दी पैदा हो गया उतने कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, नंबर 1। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है कि मॉर्बिडिटी क्या होती है। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप ट्रीटमेंट तो करा लेते हो, लेकिन कभी कभी कुछ समस्याएं ज़िंदगी भर के लिए बन जाती है पेरेंट्स के लिए। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके प्रीमैच्योर शिशु का एनआईसीयू में कैसे ट्रीटमेंट हुआ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मॉर्बिडिटी कैसी होगी, क्या होगी करके। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम न्यूरोलॉजिकल मानसिक जो है बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। सबसे पहले सेरिब्रल पाल्सी, ये जो इसमें बच्चे के सेरिब्रल पाल्सी में क्या होता है, बच्चे की जो है फिजिकल एक्टिविटी पर असर पड़ता है, बच्चे के बैठने चलने पर बॉडी में टाइटनेस रहता है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लर्निंग डिसेबिलिटी, इनका जो एक बौद्धिक विकास अच्छे से नहीं होता है, स्कूल परफॉर्मेंस से पुअर रहते हैं, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, ये अपने आप को काफ़ी डिप्रेस महसूस करते हैं। और सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है बिहेवियर डिसऑर्डर, इसे बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बच्चे का अटेंशन बिल्कुल रहता है, बहुत हाइपर एक्टिव रहती है, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। अगर फिजिकल डिफॉर्मेट देखें, इनका शारीरिक विकास ही बहुत अच्छे से होता है। बहुत सारे बच्चे जो बाद में अंडरवेट हो जाते हैं, उनकी हाइट कम हो जाती है, स्टंटिंग के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बड़े होकर जो है कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से कहते हैं मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ऐसे बीमारियों के भी आगे जाके शिकार हो जाते हैं। इन बच्चों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस की तकलीफ, बच्चों को दमा, बार बार सांस का इन्फेक्शन होना, ये सब प्रॉब्लम होने की समस्या भी इन बच्चों में ज़्यादा रहती है। जी सर, आपने कहा कि प्रीमैच्योर बच्चे के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से खतरा रहता है, तो एनआईसीयू में जब बच्चों को एडमिट करते हैं तो किस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है और उसको कैसे सेफ्टी की तरफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं आप? हाँ, यहाँ पर जो है ये जैसे ट्रीटमेंट स्पॉट पर डिसाइड करता है कि शिशु की मैच्योरिटी कितनी है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। मैच्योरिटी होने के बाद शिशु को क्या क्या प्रॉब्लम, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। जो नॉर्मल जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, सबसे पहले इनको शिशु को जब हम एनआईसीयू में भर्ती करते हैं तो इनमें जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए सबसे पहले हम सिंपल जो उनको वार्मर केयर प्रोवाइड करते हैं। मतलब इन बच्चों का बॉडी का टेम्परेचर करके, बॉडी में जो फैट बहुत कम होता है, बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा, सबसे पहले इनको वार्मर एक एक्सटर्नल, हाँ, टेम्परेचर मतलब एक इंक्यूबेटर के नीचे रखा जाता है, जिससे वो कंटिन्यूस मशीन उसका टेम्परेचर मॉनिटरिंग करती रहती है। दूसरी जो इनको प्रॉब्लम रहती है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है। बहुत से बच्चे को प्रीमैच्योर शिशु को ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए कभी इनको वेंटिलेटर की ज़रूरत, कभी CPAP, कभी ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ता है, ज़रूरत के आधार पर कभी मेडिसिन भी देना पड़ता है सरफेक्टेड। फिर तीसरे जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग कि बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, एस्पिरेट बराबर मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं। फिर हम नेक्स्ट जो है इनके लिए जो ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है फीडिंग नहीं ले पाते हैं, तो इनको जो है मतलब ट्यूब, इनमें फीडिंग करने की क्षमता नहीं होती है, पेट की जो डाइजेशन कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। तो इन बच्चों को जो हम नसों के द्वारा, न्यूट्रिशन के द्वारा हम ग्लूकोज, प्रोटीन
इलेक्ट्रोलाइट के कॉम्बिनेशन क्वाइट देते हैं। पेनफुल रहता हूँ। हाँ, बट वो एक टेक्निक रहती है, उससे उतना पेन नहीं होता बच्चों को। अच्छा। हाँ, उसके बाद हम उसके जो कंटिन्यूसली बॉडी के जो टेस्ट करते रहते हैं कि बच्चे को इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, जॉन्डिस तो नहीं हो रहा है, ज़रूरत के आधार पर हार्ट की जाँच, ब्रेन की जाँच, इस तरीके से उनकी पूरी जाँचें की जाती है। और यहाँ पर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग हो जाती है। शिशु के जो ग्रोथ जैसे जैसे जो शिशु की जो है उसके ऊपर काम करते हैं, जैसे जैसे शिशु की ग्रोथ होती रहती है। फिर बाद में क्या होता है कि जब बच्चे कंडीशन पूरी स्टेबल हो जाती है, उसकी मशीन लगने वाली मशीनें कम हो जाती है, बच्चा पूरा मिल्क में आ जाता है, तो फिर मदर को जो है NICU केयर में इन्वॉल्व करते हैं। मदर को सिखाते हैं कि उसे घर में जाके कैसे फीडिंग कराना है, कैसे केयर करना है। इस तरह से NICU का प्रोटोकॉल होता है। और जब मदर पूरी कॉन्फिडेंट हो जाए कि बच्चे को अच्छे संभाल लेती है, अच्छे से फीडिंग करा लेती है, फिर जनरली हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। जी। साथ साथ में एक आपने जो कहा इससे एक पॉइंट याद आया कि NRC एक फैक्टर होता है, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर। हाँ, तो इसमें बच्चे को कितने दिन तक एडमिट करना होता है, या आपके हॉस्पिटल में किस किस्म का ट्रीटमेंट रहता है, कितने दिन के बाद उसमें डिस्चार्ज करते हैं? हाँ, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्रीटर्म बेबी को कैसे डिस्चार्ज करें। डिस्चार्ज की अपनी एक पॉलिसी है। डिस्चार्ज के बच्चे के कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, बच्चे का वेट एटलीस्ट 1.6 kg हो, बच्चे की मैच्योरिटी 35-36 हो, उसकी ब्रीदिंग स्टेबल हो, सांस में कोई तकलीफ ना हो, उसे जो है बच्चे को कंटिन्यूस बहुत अच्छे से मिल्क पी रहा है। क्योंकि जो भी बच्चे की ग्रोथ होगी, जैसे आपने कहा न्यूट्रिशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीटर्म में, जो कि बच्चे का आउटकम डिसाइड होता है, वो न्यूट्रिशन। जितना अच्छा न्यूट्रिशन उसको दे पाएंगे, उतना अच्छे से उसका वेट गेन होगा। और हमारी ये पॉलिसी रहती है कि जब भी बच्चा NICU में एडमिट होता है, तो हमारी ये पॉलिसी है कि मदर को हम कंटिन्यूसली कॉल करते रहते हैं। मदर हमारे पास मॉर्निंग इवनिंग में आती है, हम इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप का यूज़ करके उनका पूरा मिल्क जो है एक्यूमुलेट कर लेते हैं उससे। और हम जनरली मदर को जो है अपने NICU में मदर का दूध ही बच्चे को देते हैं। जनरली बाहर का दूध हम कम यूज़ करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तभी यूज़ करते हैं। तो यहाँ जब बच्चे की कंडीशन स्टेबल हो जाती है, बच्चा से दूध पी रहा है, जब वेट गेन हो रहा है, बच्चे को कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसका पूरा ट्रीटमेंट हो चुका है, साथ में मदर ने पूरी ट्रेनिंग ले ली है कि मदर के हाथ से मदर बच्चे को जो है फीडिंग कराने लायक है, उसकी जनरल जो रूटीन केयर है वो अच्छे से कर लेती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली मदर को डिस्चार्ज के पहले 7-8-10 दिन पहले कॉल करके उनको हमारे के जो ट्रेन नर्सेज स्टाफ उनको पूरा ट्रेन करती है कि घर में जाके आपको कैसे न्यूट्रिशन देना है, अगर बच्चा आपका दूध नहीं पी रहा तो आपको दूध कैसे निकालना है, कैसे कलेक्ट करना है, कैसे स्टोर करना है, उसके बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और जब मदर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाती है, तब हम बच्चे को जनरली डिस्चार्ज करते हैं। और ऐसा करने से बच्चे को बाद में घर जाके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते और मदर भी कॉन्फिडेंट रहती है कि मैं घर में जाके केयर कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम शिशु को डिस्चार्ज करते हैं। सर, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं, और वो है कि जो बच्चे होते जिनके यहाँ होना है बच्चे, तो उसके पहले पेरेंट्स ने किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनके यहाँ प्रीमेच्योर बच्चा पैदा ना हो, हाँ। या बच्चा पैदा भी हो तो नॉर्मल हेल्दी बेबी हो? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने, क्योंकि हम लोग इसके लिए काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा एक जो प्रोजेक्ट है उसके डॉक्टर खापेकर फर्स्ट हाउस इंडिया मिशन ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी। स्वस्थ और सुदृढ़ निरोगी बालक, मतलब आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ सुदृढ़ निरोगी बनाना है। इसमें सबसे पहले पेरेंट्स के लिए आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो है सबसे पहले प्रेगनेंसी के पहले, जो प्रेगनेंसी होने के पहले, प्रेगनेंसी के पहले प्रॉपर प्रेगनेंसी की प्लानिंग करना चाहिए। एक 3 से 6 महीना, जैसे आपने सोच लिया कि अब जो है हमने प्रेगनेंसी करनी है, बच्चा घर में अपने को बच्चे को लाना है, तो 3 से 6 महीना पहले जो मदर एंड फादर का एक अच्छी, जो उसकी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मतलब कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उनकी जीवन शैली होनी चाहिए, अच्छी होना चाहिए, उनका खान पान कोई भी किसी तरीके का नशा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये होना चाहिए कि आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, तभी आपके जो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी की शुरुआत होगी। क्योंकि बच्चे की बनने की शुरुआत प्रेगनेंसी से नहीं होती, बच्चे बनने की शुरुआत प्रेगनेंसी के पहले से ही होती है। और अगर आपके मदर और फादर के स्पर्म एंड ओवम की हेल्थ अच्छी है, तो ही आपको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी की शुरुआत होगी। प्रेगनेंसी के समय आपको ध्यान रखने का है, माँ का जो है अच्छे से उसको न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, उसकी जो है जीवन शैली अच्छा होना चाहिए, उसे योगा एक्सरसाइज करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि शिशु का संपूर्ण विकास हो और पूरे 9 महीने तक प्रेगनेंसी हो, और उसके बाद बच्चा पैदा होगा तो आपको स्वस्थ से बच्चा मिलेगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर पेरेंट निगलेक्ट करते हैं, अभी भी हमारे हिंदुस्तान में ये सोचा जाता है कि शादी हो गई, प्रेगनेंसी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, लेकिन ऐसा सोचना बहुत ही गलत है। क्योंकि आजकल जो है लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गए, एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो गए, न्यूट्रिशन में प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से जो बहुत सारे प्रेगनेंसी में, और मदर की प्रेगनेंसी काफ़ी एडवांस एज में होने लगी है, और काफ़ी मेंटल स्ट्रेस रहता है आज की लाइफ स्टाइल में, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं हो पा रही। मतलब आज के डेट में देखा जाए तो 40 to 50 प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, और स्पेशली ये कॉम्प्लिकेशन 30 के बाद में ज़्यादा हो रहे हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो, बच्चा पूरा समय पैदा हो, तो आपको मदर फादर के प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए, जिससे उनकी अच्छी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो और बाद में बच्चा जन्म के समय बिल्कुल स्वस्थ और सुदृढ़ रहे। जी, तो डॉक्टर साहब का जैसा मैसेज था उस पर गौर करने लायक है कि बच्चों के अलावा पेरेंट्स का भी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ प्रॉपर चाइल्ड टू डेवलप इन इट्स वूम, क्योंकि एक हेल्दी पेरेंट्स ही हेल्दी बेबी पैदा कर सकते हैं। वेल सर आपका एक और प्रोजेक्ट चल रहा है नो प्रीमैच्योर बेबी, तो इसके ऊपर क्या आप हाईलाइट करना चाहते हैं? हाँ, ये आपने जो प्रोजेक्ट बताया इसके बारे में मैं आपको जब नेक्स्ट इंटरव्यू का इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन अब मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको। मैंने 2018 में इसकी शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत मैंने इस उद्देश्य की थी, बहुत सारे जब प्रीमैच्योर शिशु अस्पताल से आते थे हमारे पास फॉलोअप में आते थे, तो हमने देखा था कि उनकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती थी। साथ में हमारे पास आसपास पेरीफेरी से हमें बच्चे दिखाने आते थे, तो हमें अधिकतर पेरेंट्स की यही कंप्लेंट रहती थी कि मेरा बच्चा छोटा है, उसकी हाइट कम है, उसका वजन कम है, वो ठीक से खाना नहीं खाता, उसकी स्कूलिंग में प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे। जब हमने उसके ऊपर एक रिसर्च किया, स्टडी की 3 से 4 साल तक, तो हमें यही समझ में आया कि इसका जो मुख्य कारण, जो बच्चे के बाद में जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर रहते हैं, उसका जो मुख्य कारण है, तो शिशु के जीवन के जो पहले 1000 दिन रहते हैं, अर्थात गर्भावस्था के 270 दिन, जन्म के बाद के प्रथम वर्ष के 365 दिन और द्वितीय वर्ष के 365 दिन, यहाँ पर उनके शरीर और ब्रेन का विकास बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि इस दौरान शरीर और ब्रेन का विकास बहुत तेजी से होता है और एक भविष्य के स्वास्थ्य की नींव तैयार होती है। अगर यहाँ पर उनके शरीर और ब्रेन का अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, तो भविष्य में ये बच्चे हर स्तर पर कमजोर हो जाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं, साथ में उनको सब वो सेवाएं प्रोवाइड करते हैं कि शिशु का पहले 1000 दिनों में संपूर्ण विकास हो और जिससे बच्चा भविष्य में स्वस्थ और सुदृढ़ निरोगी रहे। हमारे से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग जो है 2018 से अभी तक जो है 15 से 20 जो हम लोगों ने बाहर पेरीफेरी में जाके जो है पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं, अवेयरनेस कैंप लगाते हैं। अभी भी हमारा एक नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो 25 दिसंबर को कारंजा में, तो वहाँ पर हम एक सोशल संस्था के माध्यम से कैंप अरेंज करते हैं, उनको गाइड करते हैं और 1 से 1.5 घंटे का वर्कशॉप लेते हैं, पेरेंट्स को समझाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना, ये सब जानकारी इसमें देते हैं। सर आपका पूरा ये टॉक शो जो था अपने आप में एक सुंदर मैसेज था पेरेंट्स को, फिर भी कोई विशेष मैसेज देना चाहोगे तो क्या रहेगा? विशेष जो मेरा मैसेज रहेगा कि जो मैं देखने में आया है कि एक तो आज बहुत सारी जो प्रेगनेंसी, बहुत अनसक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो रही है। एक बच्चे को अगर आप स्वस्थ सुदृढ़ निरोगी बच्चा आप इसमें लाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट से पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, पेरेंट्स का और परिवार वाले का बहुत बड़ा रोल होता है। इसकी तैयारी हमें जो है प्रेगनेंसी से पहले से ही करना चाहिए। बिना सोचे समझे प्रेगनेंसी मत करो, प्रेगनेंसी में इस तरह का ध्यान रखो शिशु का संपूर्ण विकास हो। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जन्म के बाद पहले 2 साल तक अगर आप देखेंगे 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी और उसके बाद जन्म के बाद पहले साल तक, यहाँ तक बच्चे के 25 से 30% तक बॉडी बन जाती है। मतलब यहाँ पर पूरा उसका पूरा फाउंडेशन, भविष्य में होने वाले शरीर और ब्रेन का विकास का पूरा फाउंडेशन तैयार हो जाता है। अगर इन शुरुआती गर्भावस्था में और जन्म के बाद पहले साल में अगर बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होती है, उसको अच्छे से खाने पीने की आदत लगती है, अच्छे से ग्रोथ होगा, तभी बच्चे में भविष्य में उसका अच्छे से विकास होगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, 70 से 80 पेरेंट्स इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं उनकी प्रेगनेंसी प्रॉपर, और यह सोचते हैं कि बच्चा पैदा हुआ 1-1.5 साल तक सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हमारे पास अधिकतर पेरेंट्स 2 से 3 साल के बाद आते हैं, सर मेरा बच्चा ऐसे कमज़ोर हो गया, इसकी हाइट कम हो गई, शरीर पढ़ता नहीं है, लेकिन तब तक बात अपने हाथ से जा चुकी होती है। क्योंकि इन शुरुआती दौर में जो है, शुरुआती 1000 दिनों में शिशु के शरीर और ब्रेन का विकास बहुत तेज़ी से होता है, भविष्य के स्वास्थ्य की नींव तैयार होती है और बहुत से बीमारी, भविष्य में होने वाली बीमारियों की प्रोग्रामिंग यहीं पर हो जाती है। तो आपको इन शुरुआती 1000 दिनों में अगर आप बच्चे को भविष्य में स्वस्थ निरोगी बनाना चाहते हैं, तो इस पर बिल्कुल विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान रखें शिशु को हम एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, उसके स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान रखिए, उसको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, उसको अच्छा एटमॉस्फेयर दें, उसको मोबाइल से बिल्कुल दूर रखिए, खाने में जंक फूड का बिल्कुल यूज़ ना करिए, तभी बच्चे का संपूर्ण विकास होगा और भविष्य में अच्छा बच्चा स्वस्थ और बुद्धिमान बनेगा। इन शॉर्ट, हेल्दी बेबी इज अ हेल्दी नेशन, आप ये मैसेज पहुंचाना चाहिए। हाँ, हेल्दी बेबी, हेल्दी चिल्ड्रन, क्योंकि आज का जो बच्चा कल का जो है राष्ट्र का निर्माता है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब बच्चा स्वस्थ और निरोगी होगा, तभी जो हमारा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्सेज क्रिएट होगा और तभी वो आगे जाकर जो है एक जो शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। वेल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर।